जय श्री राम आप सभी को। वेलकम टू एस्पिरेंट टू ऑफिसर चैनल। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पोर्चुगीज़, डैनिश और डचेस के बारे में। आज हम ट्राई करेंगे इंग्लिश और फ्रेंच को ख़त्म करने के बारे में। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बनती है जिसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ये पूरा कंपनी का नाम है। एलिजा के जो उस टाइम की क्वीन थी एलिजाबेथ वन, वो एक चार्टर अनाउंस करते हैं जिसमें 15 ईयर की मोनोपोली देती है इस कंपनी को ट्रेड करने की, लेकिन वो 1609 में इसको इंडेफिनिट टाइम तक के लिए बढ़ा देती है। 1611 में वो इंडिया में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं मसूलीपट्टनम से। यहाँ पे सिर्फ उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट है उनका मसूलीपट्टनम ट्रेडिंग का, और वो वहाँ पे मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब बनाते हैं 1616। याद रखना ये उनकी फर्स्ट फैक्ट्री नहीं थी, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश करी गई थी अंडर थॉमस एलवर्थ। ठीक है, फिर टाइम भी था 1615 में। जो थॉमस रॉय है वो एक फिजिशियन था मुगल कोर्ट में। वो क्या कहता है, जिसको जहांगीर परमिशन देता है फैक्ट्री लगाने की, कहाँ कहाँ पे, अहमदाबाद, सूरत और भरूच में। ठीक है, 1662 में जो चार्ल्स वन है उसको बॉम्बे मिलता है डावरी में। क्यों? क्योंकि बॉम्बे अंडर था पोर्चुगीज़ के, और वो जो पोर्चुगीज़ किंग है उसकी बहन कैथरीन से शादी कर लेता है चार्ल्स वन। तो 1668 में उसको 1662 में उसको बॉम्बे मिलता है एज अ डावरी। और फिर क्या कहते हैं, जो किंग होता है चार्ल्स सेकंड, वो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे देता है 10 पाउंड पर ईयर। ठीक है, 1687 में जो वेस्ट प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सूरत से शिफ्ट करके बॉम्बे में आ जाती है। ठीक है, फिर ऐसे चलता है 1632 में जो गोलकोंडा का सुल्तान होता है वो फरमान देता है ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ पे भी आके फैक्ट्रीज लगाओ। तो वो अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं मद्रास में। लेकिन उसको बाद में वो उसको फोर्ट उसकी फोर्टिफिकेशन कर देते हैं और उसका नाम बन जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि फर्स्ट फोर्ट था इनका ब्रिटिशर्स का इंडिया में। फिर 1639 में वो एक जो क्या कहते हैं चंद्रागिरी का जो रूलर होता है वो एक फैक्ट्री को गिफ्ट करता है 1639 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद 1651 में जो रूलर शाह सुजा होता है वो एक फरमान जारी करता है कि एक मतलब बेसिकली एक ऑफर निकालता है कि आप हमें एनुअली पेमेंट दो 3000 पर ईयर की, और आप क्या कहते हैं आप पूरा साल बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो। फिर 1682 में वो ब्रिटिशर्स औरंगजेब से परमिशन मांगते हैं कि हुगली के आसपास फोर्टिफिकेशन करने की, लेकिन उस टाइम पे उन्हें परमिशन नहीं मिलती। 1690 में जो जॉर्ज चैंड्रॉक होता है वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है सुल्तानुती के आसपास। फिर 1691 में वो इसको औरंगजेब से इम्पीरियल फरमान मिल जाता है। फिर 1696 में वो सुल्तानुती के आसपास के एरिया की फोर्टिफिकेशन कर देता है। 1639 1696 में इसको जमींदारी मिल जाती है 3 विलेजेस की, सतानुती, कालीकटा जिसको कालीघाट के नाम से भी जानते हैं, और गोविंदपुर। फिर उसी के बाद ये यहाँ पे फोर्ट विलियम को भी इस्टेब्लिश करते हैं, और जो उनकी ईस्ट वहाँ पे अपनी ईस्ट प्रेसिडेंसी को इस्टेब्लिश करते हैं, और जहाँ का फर्स्ट जो गवर्नर था वो चार्ल्स आयर था। फिर जॉन सरमन, ये भी एक फिजिशियन था, 1715 में इसको फ्रुक्शियर फरमान दे देता 1717 में। ठीक है, फिर इसके फरमान के कुछ फीचर्स जैसे कि उनको 3000 रुपये पेमेंट देनी है एनुअल, उसके अलावा उनको कुछ नहीं देना। ठीक है, वो 10 तक मतलब पासिस फॉर ट्रेड, ये CDS में भी एक बार क्वेश्चन आया था, वट इज़ 10 तक। ठीक है, वो उसको इशू कर सकते हैं। दे हैव अलाउड, क्या कहते हैं, वो उनको लैंड लेना कोलकाता के अंदर अलाउड कर दिया गया था, और उनको मुगल्स की करेंसी छापने की परमिशन मिल चुकी थी। और एक सूरत में अगर वो 10,000 रुपये का एनुअल पेमेंट कर देते तो सूरत के अंदर भी पूरे साल टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही हैदराबाद के अंदर भी ये रूल बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक पावर राइज कर रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश राइज करता था वहाँ पे आपको कम्पिटिट करने के लिए फ्रेंच जरूर मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पहले उसमें पिछली क्लास में भी बताया हुआ था, वो हम प्रीलिम्स के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता। अब अब हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच की रिवॉल्वरी। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 48। इसको कर्नाटिक वॉर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल कोर्स हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उसको ब्रिटिशर्स कार्नेटिक बोलते थे। ये कुछ नहीं था, ये जो वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रियन वॉर का सक्सेशन था, जो ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में चल रही थी। लेकिन उसी के बीच में जो फ्रेंच है वो इंग्लिश कैप्टन बर्नेट के अंदर फ्रेंच की कुछ शिप्स को सीज कर लेता है। उसके रिटेलिएशन में फ्रांस 1796 में
पूरे ही मद्रास को सीज कर लेता है अंडर लॉ बोर्डिनिस के, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सी चालीपा होते हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, मद्रास इंग्लिश को वापस दे दिया जाता है, और जो फ्रेंच की टेरिटरी थी नॉर्थ अमेरिका में वो उसको वापस मिल जाती है। अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है इसका, बैटल ऑफ सुनथोरा। अंडर दिस स्मॉल फ्रेंच आर्मी कैप्टन पैराडाइज था वो डिफीट कर देता मोफस खान की एक लार्ज आर्मी को नियर रिवर आडियार। मोसफ खान कौन था, ये कमांडर था अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन कौन था उसको हम आगे पढ़ेंगे। और अडियार से कुछ ये और याद रखना हो तो एनी बेसिड ने अपनी जो थियोस कॉलोनी है वो वहीं पे एस्टेब्लिश करी थी नियर रिवर एडियार के। फिर उसके बाद आती है सेकंड कार्नाटिक वॉर 1749 से 54 तक, क्योंकि जो हैदराबाद का फाउंडर था निज़ाम उल मुल्क वो 1749 में एक्सपायर हो जाता है। तो अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये रहता है कि उसका सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि वो तो उसके बीच में लड़ाई होती है, उसके उसके सन अनवर उसके सन और उसके ग्रैंडसन, मतलब आपस में बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है उसका, ठीक है। नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग, एक को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे तो दूसरे को फ्रेंच करेगा। 1749 में मुजफ्फर जंग, फ्रेंच आर्मी और एक चंद्रा साहिब होता है, ये कौन है इसको हम आगे अभी जस्ट अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। ये अनवरुद्दीन को मार देते हैं, और चंद्रा क्या कहते हैं, बिकेम द रूलर ऑफ कर्नाटिक, और जो चंद्रा, ठीक है, और ये सब मिलकर अनवरुद्दीन को मार देते हैं। अनवरुद्दीन कौन है, चंद्र, ये भी हम अगले पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। 1715 में जो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है, जो नासिर जंग नासिर जंग को मार देते हैं और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का रूलर बना देते हैं। अब क्लियर करें, जो चंदा साहिब, जो अनवरुद्दीन है और नासिर जंग इसको सपोर्ट कर, जो एक मिनट लेट मी क्लियर, एक जस्ट देखो, दो जगह बैटल चल रही थी, एक जगह चली थी मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग, ठीक है, और एक जगह चल रही थी चंद्रा 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 साहिब वर्सेस अनवरुद्दीन। तो जो मुजफ्फरनगर और चंद्रा साहिब है इसको सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच, और अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश। अब दोनों जगह फ्रेंच जीत चुके थे, तो फ्रेंच की एक अच्छी खासी डोमिनेशन बन रही थी। और ये फ्रेंच का एक पर्सन होता है बसी, इसको हैदराबाद में भेज दिया जाता है एज अ सूबेदार। और जो डुप्लेक्स होता है वो कृष्णा रिवर से लेकर लास्ट पॉइंट तक इंडिया के यहाँ का गवर्नर बन जाता है डुप्लेक्स 1751 में। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टिंग में देखे तो वो एक क्लर्क था, लेकिन वो आगे जाके एक मतलब मेन वो एक बंदा बना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बीज भारत के अंदर बोया। वो प्लान करता है कि वो एक क्या कहते हैं अटैक करेगा मद्रास मद्रास में जो फ्रेंच का वो बंदा बैठा सॉन्डर्स उसके ऊपर, जिससे वो कुछ नहीं कर सकते, जिससे वो डाइवर्ट कर दे फ्रेंच आर्मी को, जिससे जो पिरचीपोली है जहाँ पे मोहम्मद अली के अंडर है उसके ऊपर से थोड़ा प्रेशर रिलीज हो है। ये ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि मोहम्मद अली ने पहले भी इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था। तो अब थोड़ा वो होता है ना कि फ्रेंच डोमिनेट कर रहा है, तो इनको यहाँ पे कुछ लोकल रूलर्स की नीड थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या होता, लेकिन और ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे जीत भी जाते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, मोहम्मद अली को क्या कहता है चंद्रा सर कभी नहीं हरा पाता। और फिर लास्ट पीरियड में जो मराठास हैं वो भी इसको साथ देने कर जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिस पे मराठा का साथ है साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया भी क्या बोल रहे हैं, जिसके सर पे मराठा का हाथ है वो ऑल ओवर इंडिया पे राज करेगा 18th सेंचुरी के अंदर। जनरली लॉ ऑफ फ्रांस और चंद्रवत श्रीनगर, और फिर वो सरेंडर कर देते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसका क्या रिजल्ट होता है कि डुप्लेक्स को 1754 में बुला लिया जाता है। तो ये भी एक फ्रेंच का बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है कि फ्रेंच इंडिया के अंदर क्यों सक्सेसफुल ना हो पाया। और उसके बाद कौन आता है, गॉर्डिमन किस पॉलिसी पे वर्क करता है, पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन पे वर्क करता है, जिसके बीच में वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो जो लोकल रूलर है उनके कन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो जिसकी टेरिटरी थी वो पास्ट ट्रीटी के हिसाब से दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर, जिसको 7 ईयर वॉर भी जानते हैं, 1758 से 63 में फ्रेंच आर्मी अंडर कॉन्ट डे लाली, ये क्या कहते हैं सेंट डेविड और
विजयनगरम को कैप्चर कर लेता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था। इसके रिस्पॉन्स में 22 जनवरी से आपको पता होना चाहिए कि ये ईयर भूल जाओ, 22 जनवरी को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आया था। तो बैटल ऑफ बैंडी वॉश होते हैं, जिसके अंदर जो ब्रिटिश कैप्टन होते हैं सर आईएटे कोटे, ये काउंट डलाली को बहुत मारते हैं, बहुत मतलब अंत का मारते हैं, और जो कैप्चर और जो बसी होता है उसको भी बंदी बना लेते हैं। और 16 जनवरी 1761 तक जो ये काउंट डलाली है, ये पोंडुचेरी भी हार जाता है। फिर इस क्या कहते हैं इसको, मतलब ये होता है, इसको कैप्चर करके वहाँ पे ले जाया जाता है, ब्रिटेन में भेजा जाता है। फिर उसके बाद इसको रिलीज़ करते हैं 1766 में। इसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, अंडर विच क्या कहते हैं टेरिटरीज वापस कर देते हैं 1763 में। लेकिन ये डिसाइड हो चुका था इस बैटल के बाद कि जो इंडिया के अंदर मेजर रूल करेगा वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब फेल क्यों हुई फ्रेंच? ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो क्विकली डिसीजन ले लेती थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मतलब उनके पास एक लीडरशिप थी, नो डाउट कि फ्रेंच के पास भी थी, लेकिन वो कुछ मैच बना नहीं उनका। फिर ठीक है, और तीसरी बात कि उनके पास कुछ कमर्शियल प्लेसेस ऐसी थी जो कि इन्फीरियर थी जो फ्रेंच के पास है। अगर एक बार यूपीएससी मेंस पे क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ प्लासी को हम मेन क्यों मानते हैं, क्योंकि उनके पास बंगाल का कंट्रोल आ गया था। बंगाल एक ऐसी प्रांत, एक ऐसी प्रोविंस है जो क्या कहते हैं किसी भी कंपनी को उस टाइम पे इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। और वॉर का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज बीच में थोड़ी मिस्टेक हुई मेरे से, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो बने रहे, और जय हिंद, जय भारत।